अमर रहे। लेकिन शब्द नहीं निकल पा रहे थे क्योंकि मुझे लग रहा था कि मेरी व्यक्तिगत स्थिति है। मैंने सवाल को उत्सर्जित किया, सभी लोगों से बोला कि आप लोग 2 मिनट का ध्यान और कुछ स्टूडेंट को मिनिस्टर साहब से मिलना है, शिष्टमंडल जाए, तो मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं भी जाऊं। तो मेरे साथ था एक मनोज, तो मनोज को मैंने बोला कि मैं भी चलूँगा, तो इसको बोला कि चलो। तो मैं गया वहाँ पर, पासवान जी मिले और उन्होंने बोला कि आप लोग देखिए ये एक बहुत बड़ी लड़ाई है सामाजिक न्याय का, और आप लोग इसको सैद्धांतिक पक्ष के तौर पर रखें। शरद यादव जी भी थे वहाँ। तो मैं बच्चा था, 23 साल की उम्र थी मेरी, MSc का स्टूडेंट था, तो मैं बड़ा प्रेरणा लिया उनसे। और बोले कि उन्होंने बोला कि तुम लोग 23 साल के हो, 22-23 साल के हो, इस उम्र में मैं DSP का परीक्षा पास करके राजनीति में आ गया। वो पहले DSP की परीक्षा पास किए थे और राजनीति में आया सामाजिक सरोकार के कारण। मुझे भी बड़ा अच्छा लगा कि देखो कितना कम एज में, 23 साल की उम्र में इन्होंने राजनीति ज्वाइन किया था और 23 साल की उम्र में MLA बन गए थे। DSP की परीक्षा पास करके MLA बन गए थे। संयोग हुआ कि हम लोग मंडल कमीशन में, जो हम लोग का, मेरा काम आंदोलन में जाना नहीं था, मेरा काम था उसका सैद्धांतिक पक्ष के बारे में लिखना और प्रेस व्रेस में बात करना, विद्यार्थी जीवन के राजनीति में जो होता है। खैर उसके बाद मैं 1994 में परीक्षा पास करके IAS की परीक्षा में आ गया। 1997 की बात है कि मैं मसूरी में था, ट्रेनिंग का फाइनल फेज था, तो रामविलास पासवान जी पहुँचे। हम बोले कि सर हम आपसे मिले थे, तो बोलते मंडल कमीशन के टाइम में दिल्ली यूनिवर्सिटी का विद्यार्थी लोग आया था, तुम लोग अच्छा काम किया है। मुझे आश्चर्य हुआ कि कैसे इनको याद रहता है। तो बोला कि तुम्हारा शक्ल हमसे मिलता है। उन्होंने बोला नहीं उस समय भी कि तुम्हारा मिलता है, तो तुमको याद रह गया था। तो बड़ा हमको गर्व की अनुभूति हुई। फिर मामला ख़त्म हो गया। बहुत दिनों के बाद एक बार और कैसा हुआ कि मैं सेंट्रल विजिलेंस कमीशन में मैं डायरेक्टर था, कमिश्नर नहीं बना था। तो संजीव हंस हैं जो उनके OST थे, तो एक दिन बोले कि तुम रामविलास पासवान जी से आओ मिलवा देंगे। हम बोले हम उनसे ट्रेनिंग में मिले हुए हैं। तो बोला आओ ने मिलवाते हैं। तो हम गए, तो उन्होंने कार्ड भेजा, तो बोले कि अंदर में, जहाँ नॉर्मली लोग नहीं जाते, योगेंद्र पासवान उनके पर्सनल सेक्रेटरी होते हैं, जानते होंगे कुछ लोग, बंगला नंबर 14 में घुसते ही बैठते हैं। तो हम मिले, अंदर ले गए, बड़ा अच्छा गोल्डन कप में वो चाय पीते थे, गोल्डन कलर का कप होता था। तो चाय मंगवाए और बात करने लगे, और मीटिंग हो रही है बाहर में और छोड़ के बात कर रहे हैं। कितना सुलभ व्यक्तित्व था। तो एक्चुअली थोड़ा संयोग ऐसा था कि मेरा साला उस समय एक पिक्चर बना रहा था, मूवी बना रहा था। पिक्चर का नाम था चकल्लसपुर। तो चिराग जी उस समय राजनीति में नए नए आए थे और उससे पहले वो फिल्म में थे। तब ऐसे ही बोले, चिराग जी भी तब तक आ गए, बोले बैठो बैठो, ये लोग बड़े पुराने हमारे हैं, जबकि मैं क्या काम किया था उनके साथ। तो 2-3 परिचय था। तो हम बोले कि मेरा साला रजनीश भी पिक्चर में था। बोला हम दोनों साथ में ट्रेनिंग किए हैं, हमें नहीं पता था। अब बोला उसका पिक्चर का पैसा हम दिए हैं, ये भी हमको नहीं पता कि मेरे साले का पिक्चर का पैसा जो है इन्होंने फिनांस किया है। तो देखिए मेरा लगता है कि मेरी व्यक्तिगत क्षति है, यहाँ कोई राजनीति नहीं है। मैं योगेंद्र पासवान जी को फ़ोन किया, हम बोले कि हम तो आ गए हैं, पत्नी जो है वो राजनीति में आ गई। बोले कि तुम, बोले कि अरे सर क्या बात करते हैं, मैडम राजनीति में आ गए, बताया नहीं, एक शब्द पता नहीं लगा।
कैसे कैसे हुआ? हम बोले कि ऐसे ऐसे। बोला अरे क्या बात करते हैं, कुछ भी नहीं पता लगा। योगेंद्र पासवान जी का कहना था। खैर ये संयोग होता है, एक भगवान एक संयोग बनाते हैं। महान विभूति अम्बेडकरवादी मैं भी हूँ। मैं जब कॉलेज के बाद मैंने मास्टर जब किया, हम लोग को आईएएस में भी कुछ कुछ काम करना पड़ता है, कुछ डिग्री लेने के लिए मिलता है। तो मैंने मास्टर किया, मास्टर इन पब्लिक पॉलिसी, मतलब जो जनता के लिए पॉलिसी बनता है उसका मुझे मिला। उसमें मेरा पेपर था कम्युनिज्म इन बुद्धिस्ट थॉट, ये था, मतलब बुद्धिस्ट के थिंकिंग में कैसे समाजवाद है। अब मुझे उसमें अंबेडकर जी के कथन के साथ मैंने उसमें पासवान जी के बारे में भी एक पैराग्राफ लिखा था कि ये एक ऐसी परंपरा फिलॉसफी उन्होंने दिया है जो अंबेडकर जी बोलते हैं कि संगठित रहो, शिक्षित रहो, संघर्ष करो। ये देखिए इन्होंने संगठन पे काम किया। जब कभी काम किया सिर्फ पार्टी के संगठन पे नहीं, एक प्रशासनिक संगठन पे काम किया। रेलवे के यूनियन को अगर किसी ने सबसे ज़्यादा संवारा है तो रामविलास पासवान जी। रामविलास पासवान जिंदाबाद। अगर इनके नाम में इतने सारे रिकॉर्ड हैं कि ये इनको अतुलनीय बना देता है। सबसे ज़्यादा वोट से एमपी बनना और अपने ही रिकॉर्ड को फिर दोबारा तोड़ना। अब सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड से एमपी बने और अपने ही रिकॉर्ड को दोबारा तोड़े। खगड़िया में जन्मे और हाजीपुर का कर्मभूमि बनाए। और हाजीपुर मेरा ससुराल है। और मुझे बड़ा अच्छा लगता था कि मेरे ससुर लोग बोलते थे कि हम रामविलास पासवान जी के साथ मंच पे जाते हैं, तो मतलब ससुराल से भी थोड़ा संबंध जुड़ा हुआ था। तो बड़ा अच्छा उनके साथ अनुभव है। इसमें कोई अनुभव राजनीतिक नहीं है, क्योंकि राजनीतिक रहता तो हम लोजपा में रहते हैं, ऐसा कुछ होता है। जितने अनुभव है सब व्यक्तिक है, अपना व्यक्तिगत रूप से। बहुत आंखें भर आती है उनके व्यक्तित्व को याद करके। इतना धीरे से बात करते थे और इतना प्रभावशाली बात करते थे कि लगता था कि एक आशीर्वाद मिल रहा है। सामाजिक न्याय के सबसे बड़े क्रांतिकारी पुरोधा थे। उनसे बड़ा हिंदुस्तान की राजनीति में आज के दिन में कोई नहीं हुआ है। रामजीवन प्रसाद जिंदाबाद। रामजीवन प्रसाद जिंदाबाद। रामविलास पासवान जिंदाबाद। रामनाथ ठाकुर जिंदाबाद। ये घटनाएं इनके बारे में जब आप बात करते थे तो इनको याद भी नहीं रहता था कि कितना देर हो गया है। ये अपना संस्मरण सुनाते रहते थे। संघर्ष का आदमी का बोल हम निकाले हैं। जी अच्छा जी जी, ये अपना संस्मरण सुनाते रहते थे कि कैसे खगड़िया में हम नदी पार करके हम भी स्कूल जाते थे, वहीं से कॉलेज पढ़े थे, कैसे हमारा गांव था, क्या हमने किया, ये सब बताते रहते थे। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था कि एक आदमी डीएसपी का जॉब छोड़ के राजनीति में आता है और राजनीति में इतना अच्छा ऊंचाई को जाके समाज को बदलता है। और सामाजिक न्याय में एक मंडल कमीशन के बाद एक इतनी सशक्त शक्ति के रूप में उन्होंने समाज में समता लाया, जो समता आज के राजनीतिक परिदृश्य में लाने का किसी नेता में हिम्मत नहीं है, किसी नेता में हिम्मत नहीं है। और उन्होंने जो मील का पत्थर कायम किया है उसको बीच बीच में हमारे कुछ नेता हिलाने की कोशिश करते हैं, थोड़ा थोड़ा कि थोड़ा हिला लेते हैं। आप राजनीतिक मंच नहीं, हम नहीं बोलेंगे राजनीति के बारे में, इसीलिए हम किसी का नाम नहीं लेंगे, लेकिन आप सब समझ गए होंगे जो इससे जुड़े हुए हैं कि हमारे नेता हमारे रिजर्वेशन को हिलाने की कोशिश बीच बीच में करते हैं। सही बात है, लेकिन उनका हिलने से हिमालय पहाड़ नहीं हिल सकता। वो थोड़ा सा कोशिश करते हैं, रिएक्शन इतना ज़्यादा होने लगता है तो लोग बोलते हैं कि नहीं अब इसमें छेड़ना गलत है। तो इन्होंने एक ऐसा मील का पत्थर साबित यहाँ किया है अंबेडकर जी के बाद
कि जिसकी तुलना किसी भी कृतित्व से संविधान बनाने के बाद यही दूसरा है। संविधान बनाया अंबेडकर जी ने, और संविधान की धारा डीपीएसपी जो है 39, 40, 44, जिसमें सामाजिक न्याय की बात करते हैं, एसी बीसी क्लास, सोशियो एजुकेशनली बैकवर्ड कास्ट की जो बात करते हैं, वो जो गांधी का भी सपना था, उसको अक्षरशः पूरा करने वाले व्यक्ति सिर्फ रामविलास पासवान है। रामविलास पासवान जिंदाबाद, रामविलास पासवान जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जिस ओबीसी की लड़ाई को उन्होंने संवैधानिक जामा पहनाया, वो छोटी लड़ाई नहीं है, बहुत बड़ी लड़ाई है, और उस लड़ाई के वो विजेता हैं। तो इनका कृतित्व इतिहास में लिखा जाएगा, इनका कृतित्व इतिहास में लिखा जाएगा। ये ऐतिहासिक पुरुष है, ये एक ऐतिहासिक पुरुष है। इनको किसी पार्टी से नहीं जोड़िए, ये पार्टी से जुड़ने वाले व्यक्ति नहीं है कि एक पार्टी या उस विचारधारा। ये सामाजिक क्रांति के प्रणेता हैं, जो सामाजिक क्रांति हुई है उसके एक प्रणेता हैं, और उस क्रांति के हम लोग उपज हैं। और उसी उपज के कारण आज राजनीति में एक सचेतता आई है, जिसके कारण हम लोग यहाँ धरती की सेवा करने के लिए उतर पड़े हैं। हम उस दल के कारण नहीं बोल रहे हैं, हम इन व्यक्ति के व्यक्तित्व के कारण बोल रहे हैं कि जिनसे कि हमको चेतना मिला, जिनसे हमें ऊर्जा मिला, और आज हम इस धरती पर उसी काम को करते हैं जो सपना ये देखे हैं, और जो इन्होंने पूरा किया उस पर बस उनके पद चिन्हों पर चलने की थोड़ी बहुत कोशिश करते हैं। एक बड़ी अच्छी कविता है कि अनगिनत राही गए इस राह पे, उनका पता क्या। अनगिनत राही गए इस राह पे, उनका पता क्या। छोड़ गए कुछ लोग अपने पैरों की निशानी। इन्होंने अपने पैरों की निशानी छोड़ा है। ये निशानी मूक होकर भी बहुत कुछ बोलती है। ये किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं, हम पूरे समाज की बात करते हैं। ये निशानी मूक होकर भी बहुत कुछ बोलती है, खोल इसका अर्थपंथी पंथ का अनुमान कर ले। पासवान जी को राजनीति में नहीं बांटिए। पासवान जी राजनीति से बहुत ऊपर उठे हुए, देवत्व का दर्जा प्राप्त किए हुए एक ऐसे व्यक्ति थे, जिससे समाज के हर एक व्यक्ति को, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, उनको प्रेरणा लेनी चाहिए। आखिर इस समाज के विकास में भागीदारी सबकी होनी चाहिए कि नहीं। तीनों ने जिसकी भागीदारी जितनी, मान लिया किसी की भागीदारी 52% है तो 27% ही तो दिया। लोग बोलते हैं क्या है भाई, क्या कारण है कि आज हमारे लोग क्लास 1 सर्विस में रिजर्वेशन के बाद भी 3% से 5% में रह जाते हैं। क्या कारण है कि बीपीएससी के बाद प्रमोशन नहीं होता है, और आज जब फॉरवर्ड कास्ट जो कहते हैं जिसको, उसको जब रिजर्वेशन 10% मिला है, तो आप देख लीजिए कि इस बार आईएएस की परीक्षा में जो कट ऑफ मार्क्स है वो दोनों का बराबर हो गया है। इसको देख लीजिएगा, हम गणना, अब मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, आप इसको देख लीजिएगा, रिजल्ट शीट में मार्क्स दिखता है। मतलब कि थोड़ा सा मैंने इनका हाथ पकड़ा तो ये छलांग लगा सकते हैं। मतलब क्या है कि इनके पास क्षमता तो है, माइंड सबका बराबर है, क्षमता सबकी बराबर है, क्षमता जाति में बढ़ के नहीं आती है। समाज ने उनको थोड़ा सा पीछे रखा है, बस हाथ पकड़ने की ज़रूरत है, वो ऊपर उठ जाता है। ये रामविलास पासवान जी हमें दिखा दिए। रामविलास पासवान जिंदाबाद, रामविलास पासवान जिंदाबाद, जिंदाबाद। जी हम नमन करते हैं उस महान पुनीत आत्मा को। ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं आप सबों की ओर से कि हम सबों में कुछ सामाजिक चेतना का संचार हो, इनका आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे, और हम उनके जो विचार हैं उसको ज़मीन पर लाने का प्रयास करें।
वो तब तक सफल नहीं होगा जबकि इनके विचार जमीन पर सामाजिक समता विकास के लिए पूरा नहीं होगा। इनके सपने का रिजर्वेशन एक छोटा सा पार्ट था जो बहुत ज़रूरी है। इनका सपना था कि सड़क ऐसा बने कि उस पर सभी लोग चले। इसमें कोई जाति होता है? सड़क की कोई जाति नहीं। विकास ऐसा हो जिसमें सबकी सहभागिता हो। इन्होंने 73rd अमेंडमेंट जो है पंचायती राज पर, इस पर इनका लिखा हुआ लेख पढ़ लीजिए। एक राजनीतिक दृष्टा दिखते हैं उसमें। पंचायती राज के बहुत बड़े प्रणेता थे और इनका जो भाषण सुनिएगा पार्लियामेंट में जब 73rd अमेंडमेंट आता है तो देखिएगा तो आपको समझ में आएगा ये कितनी बड़ी बात करते हैं। तो इनका एक स्पीच जो है पार्लियामेंट में जो इन्होंने कुछ तानाशाह प्रवृत्ति के राजनीतिज्ञों के अगेंस्ट में बोला था वो सुन लीजिएगा। याद पड़ेगा कि पार्लियामेंट में दहाड़ने वाला वैसा व्यक्ति आज तक नहीं हुआ है, आज तक नहीं हुआ। देख लीजिएगा यूट्यूब पे आपको स्पीच मिलेगा। और वो स्पीच किसके बारे हैं? गांव की आज़ादी कैसे मिलेगी। आज बिहार में 88% लोग गांव में रहते हैं। आज हमारे मजदूर पलायन करके बाहर जाते हैं, अपना कमाई करते हैं, यहाँ भेजते हैं, तभी इकोनॉमी चलती है। नहीं, अगर हमारे लोग यहाँ पर कमा के नहीं भेजे तो हमारा अर्थव्यवस्था खत्म हो जाएगा। सही बात है कि नहीं? सही बात है, सही बात है। रामविलास पासवान यहाँ रोजगार उत्पन्न करना चाहते थे। मैंने एक बार योगेंद्र पासवान जी जो उनके पर्सनल सेक्रेटरी थे, संजीव हंस के ऑफिस में मैंने बोला कि पासवान जी को बिहार का मुख्यमंत्री होते तो शायद कुछ और होता। तो उन्होंने बोला पासवान जी 3 बार मुख्यमंत्री बनने का उनके पास ऑफर था, वो मुख्यमंत्री नहीं बने। मुख्यमंत्री नहीं बने तो रामसुंदर दास को बनाया गया। ऐसी ऐसी बातें कुछ है, हमको नहीं पता ज़्यादा, शायद हो सकता है कितनी बातें हैं, लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं, हमें केंद्र में ऐसी व्यवस्था करनी है कि पूरे भारत में बदलाव है। तो उनके सामने उस समय वो ज़्यादा सही दिख रहा था। होता है व्यक्ति के साथ, वो राज्य की राजनीति से ऊपर केंद्र की राजनीति को प्रश्रय देते थे। नहीं तो उनको 3 बार मुख्यमंत्री बनने का समय था उनके लिए, और वो राजनीति में इसलिए चाहते थे कंट्रीब्यूट करना ताकि वो केंद्र की राजनीति से आप पूरे भारत के परिदृश्य को बदल देते हैं। तो हम बहुत नमन करते हैं, श्रद्धा का सुमन अर्पित करते हैं। आप सभी जो इस ऐतिहासिक नरंगा ठाकुर के सामने में बैठे हैं, उनको साक्षी मानते हुए, इस पीपल के वृक्ष को साक्षी मानते हुए हम लोग ये बात करते हैं, राजनीति आती और जाती है, लेकिन सामाजिक चेतना जगाना हमारा काम है। हम जो राजनीति के कारण आज माहौल है, ये बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत छोटी बात है, लेकिन सामाजिक चेतना जो जगेगा वो बड़ी बात होगी। हमें सामाजिक चेतना की लड़ाई लड़नी है। हमें उस सभी बात को नहीं करनी है जो हमको और आपको बांटता है, जो हमें आदमी से आदमी को अलग करता है। हर व्यक्ति के अंदर में वही आत्मा है जो हमको एक दूसरे से जोड़ता है। हमें जाति और धर्म में नहीं बंटना है, हमें ये समझना है व्यक्ति के अंदर की तकलीफ़ क्या है। तकलीफ़ को दूर कीजिए, एक अच्छा समाज बनाइए, यही सामाजिक चेतना है। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनका आशीर्वाद हमें रहे ताकि हम सामाजिक चेतना के प्रति बहुत सचेत रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।